ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान ने भी एक सी वॉल बनाया है जिसकी ऊंचाई लगभग 48 फीट और लंबाई 400 किलोमीटर है। और इसे सिर्फ और सिर्फ जापान में आने वाली सुनामी को रोकने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापान में लगभग हर साल 2000 भूकंप आते हैं। उसमें से कुछ 6.5 या उससे ज्यादा के इंटेंसिटी वाले होते हैं। दोस्तों, पिछले 1300 सालों में जापान में लगभग 143 सुनामी आ चुका है, जिसकी वजह से 1,30,874 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी तक का सबसे खतरनाक सुनामी 1741 में आया था, जिनमें सुनामी की लहर 90 मीटर ऊंची थी। टेंशन की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2022 में 300 से भी ज्यादा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि कई बार एक एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का एक ऐसा अकेला मुल्क है जहां अर्थक्वेक इतना कॉमन है कि यहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी होता है। जबकि 2000 से लेकर 2025 तक जापान 5 मर्तबा सुनामी झेल चुका है, लेकिन 2011 वाला सबसे ज्यादा जानलेवा था। 11 मार्च 2011 को ओसाका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समुद्र के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड से एक मैसिव जायंट सुनामी ने जन्म लिया। ये दुनिया का चौथा बड़ा अर्थक्वेक माना जाता है, जबकि जापान के रिकॉर्ड के हिसाब से ये सबसे बड़ा था। इसके प्रभाव से जो सुनामी पैदा हुआ, उसने समुद्र में 55 मीटर या फिर 180 फीट ऊंची लहरें पैदा की। पानी की लहरें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेंडाई सिटी में एंटर हुई और जो किनारे से 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। सुनामी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर सेंडाई के लोगों को सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी। उनमें से हजारों लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। इस घटना के वजह से 2,28,000 लोग बेघर हुए और 15,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे। एक तरफ कयामत का आलम था तो दूसरी तरफ यहाँ फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने टोटल 235 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर जापान में ही हमेशा भूकंप और सुनामी क्यों आते हैं। इसका जवाब है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन के चारों ओर फैला एक घोड़े की नाल के आकार का एक इलाका है, जहाँ सैकड़ों ज्वालामुखी और भूकंप के केंद्र स्थित है। और ये इलाका 40,250 किलोमीटर लंबा है। ये 15 देशों से होकर गुजरता है। इनमें अमेरिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, चिली और जापान भी शामिल है। यहाँ कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, जैसे पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलीपींसी प्लेट एक्सेट्रा। इन प्लेट्स के टकराने से या खिसकने से या दबने से इस इलाके में भूकंप और ज्वालामुखी फटने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है। टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन के नीचे बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो धीमे धीमे हिलते रहते हैं, और ये प्लेट्स एक बड़ी पजल की तरह होती है जो जमीन की ऊपरी परत यानी क्रस्ट को बनाती है। और ये सारे प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकराती है और दूर होती है, या फिर एक दूसरे के ऊपर खिसकती रहती है, और उनकी इस हलचल की वजह से भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। और बदकिस्मती है जापान की कि वो इसी रिंग के बेल्ट पे आता है, और यही वो वजह है जिससे जापान में लगातार सुनामी और भूकंप आते रहते हैं। इन सब परेशानियों के बाद जापान का एक और परेशानी भी है, और वो ये है कि पूरे जापान का 70% लैंड एरिया पहाड़ों से भरा हुआ है, और जो 30% फ्लैट सरफेस है वो ज्यादातर समुद्र के किनारों में ही मौजूद है, जहां हमेशा सुनामी का डर लगा रहता है। पहाड़ों पर पूरे शहरों को शिफ्ट करना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन अपनी कोस्टल सिटीज को बचाने के लिए जापान पिछले सदी से मेहनत कर रहा है, और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने अपने हाई रिस्क एरिया को बचाने के लिए समुद्र के किनारों में सी वॉल बनाई है, और ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि सी वॉल्स काफी अरसे से जापान के कोस्ट का हिस्सा रही है। 1896 और 1933 में भयानक टाइफून ने जापान के टैरो नामक गांव पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद ये गांव कोस्टल डिफेंस सिस्टम का एक बेहतरीन मिसाल बन गया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 वॉल्स खड़ी करके गांव को समुद्री लहरों से काफी हद तक बचा दिया।
इसके बाद जापान की दूसरी कोस्टल सिटीज में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन 2011 में आने वाला सुनामी इन दीवारों से भी ज्यादा बड़ा था। सी वॉल सिर्फ 8 मीटर ऊंची लहरों को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये सुनामी की लहरें 12 से 15 मीटर ऊंची थी। इन 10 मीटर की दीवारों ने बेशक सुनामी की लहरों को काफी हद तक रोका था, लेकिन कई जगह पर लहरों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को उखाड़ कर फेंक दिया था। 2011 के अर्थक्वेक के बाद जापान ने सी वॉल्स को और ज्यादा लंबा और ऊंचा करने का फैसला किया। इस काम के लिए 1200 करोड़ डॉलर्स अलग किए गए और फैसला किया गया कि ईस्टर्न कोस्ट पे 400 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें पिछली दीवारों से करीब 25 मीटर ऊंची, जबकि उनकी फाउंडेशन जमीन में 25 मीटर अंदर तक अपनी जड़ें मजबूत किए हुए बैठी है। इनकी चौड़ाई भी पहले से काफी ज्यादा रखी गई है और इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन खास तौर पर सुनामी वेव्स को रोकने के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए पहले सिमुलेटर की मदद से आर्टिफिशियल सुनामी पैदा किया गया, जिससे इंजीनियर्स ने हर तरह के वेब पैटर्न पे वॉल्स को टेस्ट किया। एक वाइब्रेटर की मदद से 2011 अर्थक्वेक जैसा पैटर्न पैदा किया गया। लहरें कितनी बड़ी होगी तो कितना प्रेशर जनरेट करेगी, ये सब पहले से ही सिमुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया गया था। सिमुलेटर पे नोटिस किया गया कि 2011 सुनामी की लहरों ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि इसने सैलाब के तरह ट्रैवल किया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वॉल्स ने काफी हद तक लहरों के प्रेशर को रोक दिया था। सिमुलेटर पे टेस्टिंग के बाद सी वॉल्स को अब कर्व शेप पे डिजाइन किया गया है, जिसमें क्लियर देखा जा सकता है कि पानी जब सी वॉल से टकराएगा तो इसका कर्व शेप लहर को वापस यू टर्न करवाएगा और ऐसे एक लहर वापस पलटकर पीछे आने वाली दूसरी लहर का प्रेशर तोड़ेगी। सुनामी की वेव्स के प्रेशर को तोड़ने के लिए जापान ने सिर्फ वॉल्स ही नहीं बनाए, बल्कि हॉटस्पॉट लोकेशन के करीब समुद्र में ब्रेक वाटर भी बनाए गए हैं। जब लहरें किनारे की तरफ बढ़ती है तो पहले यह ब्रेक वाटर उनका प्रेशर तोड़ता है, उसके बाद यह 15 मीटर ऊंची वॉल्स। दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज इस वॉल से बहुत ही ज्यादा तंग है, क्योंकि कई जगहों पर यह वॉल्स 4 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो जाती है, जिसके कारण लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो जेल में बंद है। कुछ लोगों को डर है कि जापान इन सी वॉल्स की वजह से अपने टूरिस्ट को खो बैठेगा। जापान ने सुनामी को 2 अलग अलग लेवल में डिवाइड किया है। लेवल 1 सुनामी जो हर 50 से 60 सालों में आता है। इनकी लहरें 15 मीटर तक ऊंची होती है और इन्हीं के लिए ये दीवारें बनाई गई है। लेकिन लेवल 2 जो सुनामी कई सौ सालों या 1000 सालों में एक मर्तबा आता है, ये सी वॉल्स अकेले उसको भी नहीं रोक पाएंगी। इसके लिए हॉटस्पॉट लोकेशन पर सुनामी मिटिगेशन पार्क्स बनाए जाएंगे। इन पार्क्स में पेड़ों की एक दीवार होगी जो न सिर्फ सुनामी के प्रेशर को तोड़ेगी, बल्कि पानी जब समुद्र में वापस जाता है तो अपने साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी लेकर जाता है। पेड़ों के मोटे मोटे तने ऑब्जेक्ट्स को रोकने का काम भी करेंगे। जापान का सी वॉल इंजीनियरिंग एक हैरान करने वाला कारनामा है और इसके साथ ये बहुत भयंकर लहरों से बचाने के लिए भी फायदेमंद है। जापान अपने आप को कुदरती आफत से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ जापान इस हकीकत को भी जानता है कि ये सी वॉल्स परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन समुद्र के लेवल को बढ़ा रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ रही है और अर्थक्वेक एक रोज का रूटीन बन चुका है। जापान को अच्छी तरह से मालूम है कि ये जाइंट स्ट्रक्चर इसको कुदरती आफत से 100% प्रोटेक्ट नहीं करेगा। 12 अरब डॉलर का खर्चा करके असल में जापान ने अपने लोगों के लिए कुदरत से टाइम खरीदा है, ताकि जब तक लहरों की प्रेशर इस दीवार को तोड़ेगा तब तक लोगों को वहां से भागने का टाइम मिल जाएगा।